Hello, dear bankers. Hello to everybody. A very, very warm welcome to JIB CIB Prep. एक बार क्विक सा टेक्निकल कंफर्मेशन मैं अपनी तरफ से देख लेती हूँ. एवरीथिंग सीम्स फाइन. हम कर रहे हैं आपके ABFM सब्जेक्ट को तैयार, जहां आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हम करने वाले हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रही हूँ मैं? एग्जाम में शायद 2-3 क्वेश्चन ही आपको दिखेंगे, बट ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको बैलेंस एंटायर मॉड्यूल बी मॉड्यूल सी में काम आने वाला है. Is going to be useful for balance module B and entire मॉड्यूल सी. ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस कंसेप्ट है जो आपको ढंग से सुनने हैं. मुझे बस इतना ही करना है. ठीक है, आज मैं बेसिक बातें बताऊंगी, धीरे धीरे हम एडवांस करते जाएंगे. बट आज मैं बेसिक बात बताऊंगी, आपको कुछ कैलकुलेटर ट्रिक्स भी सिखा दूंगी. बट कैलकुलेटर को और कैसे बेटर यूज कर सकते हैं ये मैं आने वाली सेशंस में आपको बताऊंगी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर का नाम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. चाहे आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हो या कोई भी बिजनेस हो, ठीक है, डू नॉट अंडरटेक वेंचर्स सोली ऑन फाइनेंशियल रेडीनेस, कि पैसे हैं चालू कर दिया जाए, या रिस्क एपिटाइट है बिजनेस चालू कर दिया जाए, है ना. टीम कन्विक्शन, प्रोफेशनल साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग भी उतने ही जरूरी हैं जितनी बातें जरूरी पैसों की है, जितनी बातें जरूरी रिस्क एपिटाइट की है, उतनी ही ये टीम की कन्विक्शन, प्रोफेशनल साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, ऑल ऑफ दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू स्टार्ट समथिंग. हाँ, ये जरूर मान लिया कि की कंसिडरेशन में आपका इनिशियल जो पैसे रिक्वायर होने होंगे बिजनेस में चालू करने के लिए, जो पैसे चाहिए होंगे, वो स्टार्टिंग पॉइंट है. आपको जितने मर्जी आइडियाज हैं, बट आपके पास पैसे ही नहीं है बिजनेस चालू करने के लिए, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, राइट. तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कितने पैसे बिजनेस में डालने हैं, उसका प्राइमरी गोल ये होता है कि जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइज किया जा सके. तो जो हमने फिनेंशियल मिक्स समझा था, मतलब कि फिनेंसिंग डिसीजंस, अगर चैप्टर नंबर 7 याद हो आपको, पैसे कहाँ से आने चाहिए, फिनेंशियल डिसीजन वुड बी राइट वे टू टॉक अबाउट इट. क्योंकि फिनेंसिंग में तो खाली डेट आ जाता है, इक्विटी भी तो पोर्शन है, इसलिए फिनेंशियल डिसीजंस इस तरीके से लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में ताकि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाए. तो अगर आपने कभी कॉमर्स पढ़ा है या बिजनेस स्टडीज पढ़ के आए हैं पास्ट में, तो ये बात आप ऑलरेडी जानते होंगे. बट अगर आपने कभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं है, अभी अभी हमने पढ़ लिया है. तो स्ट्रैटेजिकली हमें इस तरीके से पैसे इन्फ्यूज करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं बिजनेस में, कि मैक्सिमम वेल्थ जनरेट हो सके हमारे शेयर होल्डर. ओके, चलिए मूविंग फॉरवर्ड. अब सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, क्या 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 कहानी हो सकती है. जैसे कंपनी ए है, उसने जितने भी पैसे कमाए सारे पैसे बांट दिया एज डिविडेंड्स. किसको? अपने शेयर होल्डर्स को. कुछ रखा ही नहीं अपने पास, और ना अगर रिटेन नहीं करे कुछ पैसे तो वापस डालेगा क्या. हमने रिटेन अर्निंग वन ऑफ द सोर्सेज पढ़ी थी ना, एम्प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ पर आपका जो असेट का बेस है या साइज है, ऑब्वियसली डिक्लाइन होगा, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे. वैसे एक ऐसे समझो कि एक पानी है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है, चाहे आप कितने मर्जी ऊपर हो बाकी लोगों से, बट धीरे 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 वो आपसे ऊपर ऊपर हो जाएंगे. यस, नेक्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल कंपनी भी क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट मिनिमली कर रहा है फॉर मेंटेनेंस, कि थोड़े बहुत पैसे रख ले रहा है, ज्यादा नहीं, बस मेंटेनेंस कॉस्ट रख रहा है. तो इसने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी कि अगर वेल्थ ग्रो करी जा सकती थी पैसे थोड़े रिटेन करके, वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी. कंपनी सी है, उसने इन्वेस्ट करा, थोड़ा पैसे रखे अच्छे, और उसको इन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में डाला. डिविडेंड दिया होगा, ठीक है, बट पैसे रखे ताकि प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में डाला जा सके. तो इससे क्या होगा? शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज होगा. दिस विल बी द सिनेरियो दैट द शेयर होल्डर वुड लाइक टू बी वांटिंग एक्चुअली हैपनिंग. तो की फोकस एरियाज क्या हैं?
कि इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट को असेस करा जाए, पैसे कहाँ से आएंगे डिटरमाइन करना पड़ेगा, सोर्स, कॉस्ट किस तरीके से आएंगे और कितनी टाइमलाइन के लिए हमें चाहिए। ठीक है जी। तो जब एस्टिमेशन करते हो कि प्रोजेक्ट में कितने कैश फ्लोज होंगे, उसमें कुछ बातों को ध्यान रखना होगा जब आप असेस कर रहे होंगे, जैसे कि लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए कि शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। ठीक है। ओन्ड ओनर्स कैपिटल चाहिए कि बोरोड चाहिए। ओनर्स मतलब इक्विटी, बोरोड मतलब डेट। ओके। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए चाहिए या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए। जैसे मान लेते हैं आपको प्लांट मशीनरी खरीदी है तो फिक्स्ड कॉस्ट है। वर्किंग कैपिटल में बिजनेस को चलाने का खर्चा अगर चलाना है उसके लिए चाहिए तो अगेन आपको कैश फ्लो एस्टिमेट करना पड़ेगा। कितने पैसे आपके आएंगे, पैसे सामान बेचो के पैसे आएंगे भी ना, चाहे क्रेडिट बेचा हो तो क्रेडिट साइकिल खत्म होगी। कितने पैसे आपके आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, इन सब बातों को आप ध्यान रखते हैं जब आप एस्टिमेट कर रहे होते हो कि इस महीने कितने पैसे आ जाएंगे, अगले कितने आ जाएंगे, इस साल कितने आ जाएंगे, नेक्स्ट ईयर कितने आ जाएंगे। यस। तो कैश फ्लो की क्या एलिमेंट्स है? इनिशियल। इनिशियल क्या है? इंक्लूड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब बिजनेस चालू करोगे, जब अंडे की रेडी भी खोलोगे है ना, ठेला भी लगाओगे, तब कुछ पैसे तो लगेंगे ना। और उसके बाद बिजनेस चालू हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। फिर ऑपरेशनल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, कितना सेल्स होगा, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी, कितना आप रॉ मटेरियल में खर्चा लगाएंगे, कितना आप सामान बेच के पैसे कमाएंगे। एंड देन अल्टीमेटली टर्मिनल। टर्मिनल इज नेट इनफ्लोज आफ्टर लिक्विडेटिंग असेट एट प्रोजेक्ट्स एंड। जब आपने कोई लेट्स से 1 ईयर का प्रोजेक्ट था, कुछ समय का प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद कितना आपकी जेब में बचा, नेट इनफ्लो कितना आपके खर्चे माइनस करें। ये कैश फ्लो के आपके एलिमेंट्स रहने वाले। अब क्या प्रिंसिपल्स है कैश फ्लो एस्टिमेशन के? सबसे पहला है सेपरेशन प्रिंसिपल। इसमें आप डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंड फिनेंसिंग रिलेटेड कैश फ्लोज। कितने पैसे आप डेट के थ्रू कर रहे हैं और कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। फिर इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, यहाँ पे आप सेपरेट कॉस्ट इनकर करोगे रिगार्डलेस ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सभी में लगेंगे। मान लेते हैं समोसा, जलेबी, बर्फी, 3 चीजें बना रहा है एक दुकानदार, एक मिठाई वाला। ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है ना, वो सभी में लगेगी रिगार्डलेस। वेरिएबल हो सकता है समोसे की कॉस्टिंग ज्यादा हो, जलेबी की कम हो और बर्फी की और भी ज्यादा हो। ठीक है। देन देयर इज पोस्ट टैक्स प्रिंसिपल। यूज पोस्ट टैक्स कैश फ्लो फॉर टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ डिस्काउंट रेट्स। मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स बोल रहे हैं, पोस्ट जो कैश फ्लोज आपके टैक्स को देने के बाद हो। मतलब यहाँ पर आप डिस्काउंटिंग भी कर लेंगे। व्हाट इज डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग? आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू प्रीवियसली। बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कैसे डिस्काउंट करते हैं, मतलब पीछे से आगे से पीछे आते हैं, और कैसे कंपाउंड करते हैं आज से कल में जाने के लिए। जैसे आपने पैसे डाले एफडी में तो कंपाउंड हो क्या रहे हैं से डिस्काउंट, कि आपको लग रहा है जो फ्यूचर में 10 रुपए है वो एक्चुअली में 10 रुपए नहीं है, वो आज के हिसाब से तो शायद 8 ही रुपए होंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये हम ऑलरेडी कंपाउंडिंग डिस्काउंटिंग पढ़ गया है, तो आई होप यू ऑलरेडी रिमेम्बर इट। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मेंटेन कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल एस्टिमेशन। ऐसा नहीं कि एक जगह तो आप कुछ अज्यूम कर रहे हो, एक जगह कुछ और अज्यूम कर रहे हो। ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चंस बहुत हमें नहीं दिखे हैं हमारे चैप्टर्स में, बट ये कंसेप्ट समझना इसलिए जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वहां के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, बट उसी के साथ साथ ये इम्पोर्टेंट हो जाएंगे जब आप बैलेंस ऑफ मॉड्यूल भी करेंगे। ठीक है, बैलेंस ऑफ मॉड्यूल भी करेंगे। Sorry guys, moving forward. Now, कोलेटिंग कैश फ्लो कंपोनेंट। कोलेटिंग मतलब इकट्ठा कर रहे हैं। इसमें सारे कैश फ्लो के एलिमेंट्स ले लोगे, इक्विटी, बोरोइंग, क्या खर्चा होने वाला है, कितने पैसे आने वाले हैं, कितने पैसे जाने वाले हैं, और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे जब तक कि आपका प्रोजेक्ट चलने वाला है। तो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के हिसाब से, या फिर हो सकता है कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो कि भैया जितना पैसा डाला उतना निकल जाए, ब्रेक इवन पॉइंट तक हम पहुंच जाए, या जो हमने उधार ले रखा है वो क्लियर हो जाए। तो हो सकता है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, और हो सकता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के लिए आप प्रॉपर एक कैश फ्लो बना रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में भी बनते हैं, और यहाँ से आप लगा के चलिए 15 नंबर का
अप्रोक्सीमेटली हमें हर साल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिखा है इस सब्जेक्ट से। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं कैश फ्लोज। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है, अर्निंग इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है एक्चुअली, फिर इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो ईबीटी आता है, उसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी आता है। यहाँ पर मैंने एक चीज आपको नहीं बताई थी जो मैं अब बताऊंगी, वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन भी एक तरीके से एक्सपेंस ही है ना। तो आप क्या करते हो, उसे यहाँ पर माइनस करते हो, बट क्योंकि वो कैश नहीं माइनस, मतलब बेसिकली आपकी जेब से कैश नहीं जा रहा है। जब आप कोई एक्सपेंस करते हैं तो कैश जाता है ना, डिप्रिसिएशन में आपकी जेब से कैश नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस करने के बाद यहाँ आप इसे प्लस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस करने के बाद यहाँ इसे प्लस कर देते। इस वजह से जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा, और इसे अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ये बातें हम पढ़ कर आए थे। अब हमने क्या बात मैंने आपको नहीं बताई, हमने यहाँ पर मैंने आपको आज एक नई बातें बताई है। मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन को माइनस किया, पर वापस मैंने यहाँ पर डेप्रिसिएशन को प्लस कर दिया, क्योंकि इसका इफेक्ट अल्टीमेटली नलीफाई हो जाएगा, -10 + 10 = 0। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बात नहीं बताई थी, बट इस बात को मैं अभी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम कुछ बातें पढ़ेंगे जैसे एनपीवी, एआरआर, आईआरआर, पे बैक। वहां पे एक जगह आएगा यहाँ डेप्रिसिएशन यहाँ वाला तो लेंगे, बट यहाँ वाला नहीं लेंगे। ये एक्सेप्शन है जो मैं एक जगह बताऊंगी, बट अभी सिर्फ एक रेफरेंस दे रही हूँ। आई एम जस्ट गिविंग यू रेफरेंस। ओके, विल टॉक अबाउट इट लेटर। बाद में ऐसे धप्पा ना हो जाए मैम ये क्या बता दिया आपने, ठीक है। और इससे आपको कैश इनफ्लोज पता चल जाएगा आफ्टर टैक्स, ठीक है। चलिए, आई होप दिस इज ऑल गुड। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट अ क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन है, XYZ लिमिटेड एक इवेल्युएट कर रही है कि उसको नई मशीनरी खरीदनी चाहिए या नहीं। परचेज ऑफ अ न्यू मशीनरी जिसका डेप्रिशिएबल बेस है 1 लाख, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ है 4 साल, 4 साल तक ये मशीन चलेगी, ठीक है। एंड चेंज इन अर्निंग्स बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 2021 में 45,000, 2022 में 30,000, 2023 में 25,000, 2024 में 35,000। और आपको अज्यूम करना है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वल। अगर 1 लाख को मैं 4 से डिवाइड कर देती हूँ तो मतलब हर साल 25,000 रुपए की डेप्रिसिएशन लगने वाली है। और इसके बारे में अगेन मैं आपको पहले भी बता कर पाऊँ। आपको रेलेवेंट कैश फ्लोज निकालने हैं तो क्या करोगे, मैंने 25,000 तो बता ही दिया आपको कि डेप्रिसिएशन जो माइनस करना है वो 25,000 रुपए। अब 2021, 22, 23, 24 क्या कहता रखा है, 45,000, 30,000, 25,000, 35,000, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। इसमें डेप्रिसिएशन हर साल 25,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो अर्निंग बिफोर टैक्स आया आपके पास 20,000, 5,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, या 10,000 बचा। अब क्वेश्चन बता रखा है टैक्स है 20% के हिसाब से। दिस इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। और क्वेश्चन मेंशन नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन मेंशन होगा तभी आप इसको टैक्स का इम्पैक्ट लेंगे, ठीक है। आपने 20% का टैक्स लगाया, 20,000 का 20% 4,000, 5,000 का 20% 1,000, यहाँ पे तो 0, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर 10,000 का 20% 2,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स आया आपके पास। इसमें डेप्रिसिएशन क्योंकि आपने माइनस किया था यहाँ पे, इसलिए आप ऐड कर रहे हैं। अगर आप इसे माइनस नहीं करते तो आप ऐड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप सिंपल क्या करते, आप सिंपल इसे ऐसे करते हैं 2000, 2021, 22, 23, 24,
क्या क्या अमाउंट थे? 45, 30, 25, 35। 45,000, 30,000, 25,000 एंड 35,000। ये आपको ऑलरेडी दे रखा था अर्निंग फॉर टैक्स। इसको ऐसे लेते हैं डेप्रिसिएशन, अगर मैं नहीं लगाना चाहती हूँ तो। अब इसमें से मैं टैक्स माइनस करती हूँ तो 45,000 में से 20%, 45,000 का 20% इज 9,000। ठीक है, 30,000 का 20% इज 6,000। 25,000 का 20% इज 5,000 एंड 35,000 का 20% इज 7,000। ओके ओके। अब मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, ओके गाइस, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? व्हाई? बिकॉज यहाँ बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट की वैल्यू, प्रोजेक्ट का ईयर ही 4 साल है और एसएलएम में बाद में कुछ बचा ही नहीं है। देयर इज नो सैल्वेज वैल्यू, कुछ स्क्रैप बना के आएगा ही नहीं है। देयरफॉर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लिया गया है, इसलिए सही नहीं, हम डायरेक्टली टैक्स नहीं काट पाएंगे। ओके, चलिए आप चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 20 लाख रुपए और जो प्रॉफिट यील्ड कर रहा है वो 3 लाख रुपए कर रहा है एनुअली, मतलब हर साल। ओके, डेप्रिसिएशन बोल रखा है एसएलएम मेथड से 10% है, तो 20 लाख का 10% इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज। डेप्रिसिएशन क्या होगा? 2 लाख रुपए आप राइट ऑफ करोगे और टैक्स दे रखा है 50%। तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपल कैलकुलेशन दे रखी है हमारे को, 3 लाख रुपए प्रॉफिट है, ठीक है, उसमें से 50% आपने माइनस किया, या है आपका 1.5 लाख। तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 1.5 लाख रुपए। ओके, इसमें आप ऐड कर दोगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर लिखा था। अगर ये बिफोर लिखा होता, अगर बिफोर लिखा होता, ठीक है, तो पहले आप डेप को माइनस करते एंड देन डेप को प्लस करते। ओके, क्योंकि आफ्टर लिखा है, इसलिए आपने ऊपर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं लिया है, बट बाद में डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लिया है और इससे आपका अमाउंट आ गया 3,50,000। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? और यहाँ पे वैसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बट अगर ये पूछ लेता कि हमने जितने पैसे डाले हैं वो कब तक वापस निकल पाएंगे, मतलब पे बैक पीरियड क्या रहने वाला है, तो यहाँ पे जितने पैसे आपने डाले हैं, स्टार्टिंग में कितने पैसे डाले हैं आपने डाले हैं स्टार्टिंग में 20 लाख रुपए, ठीक है, और टोटल इनफ्लो एवरी ईयर इज 3,50,000। तो कितने साल में पैसे आपके वापस आ जाएंगे? 20 लाख को डिवाइड कर दो 3,50,000 से, तो आप 5.71 ईयर्स में पैसे पूरे वापस आ जाएंगे। एम आई क्लियर गाइस? वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। so let me also write, this is very important। छोटी सी बात है, छोटी सी बात बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, चलिए, अ कैपिटल बजटिंग टेक्निक विच डज नॉट रिक्वायर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पैसों को लाने का खर्चा कहाँ पे नहीं लिया जाता, एनपीवी में नहीं लिया जाता, आईआरआर में नहीं लिया जाता, मॉडिफाइड आईआरआर में नहीं लिया जाता, या पे बैक में लिया जाता है। एक्चुअली जितने पैसे डाले हैं और उतने निकल जाएंगे, ये बात में सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं ले रहे हो, इसलिए आंसर इज पे बैक पीरियड मेथड। ओके, क्या है एनपीवी, आईआरआर, मॉडिफाइड आईआरआर? आईआरआर और मॉडिफाइड आईआरआर तो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगी, आज है एक आध क्वेश्चन, थोड़ी बहुत बात बताऊंगी, बट डिटेल में धीरे धीरे जाएंगे। एनपीवी में आज भी बताऊंगी और आने वाली हर क्लास में इसके बारे में बात होगी। ओके, आईआरआर क्या है? आईआरआर वुड फेवर प्रोजेक्ट प्रपोजल विच हैव, आईआर, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में भी है, चैप्टर 9 में भी है, ऑल्सो इन चैप्टर 10।
एक क्वेश्चन 2 बार मैकमिलन दे रहा है, एग्जाम में आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। मैं मैकमिलन के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आते हैं एग्जाम में बहुत सारे। ओके, तो IRR एक मेथड होता है कैलकुलेशन का कि आप डिसीजन मेकिंग कैसे करें, कैपिटल डिसीजन कितने पैसे इन्फ्यूज करने हैं, असेस करते हुए, जो बातें हमने स्टार्टिंग से आज के सेशन में करी है। तो यहाँ पे आप देखते हैं हेवी कैश फ्लो आपको स्टार्टिंग स्टेजेस में चाहिए, आप वो प्रोजेक्ट लेते हैं, इसलिए आंसर ए है। मैम ऐसा क्यों? तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा आपके पास। IRR एक ऐसा मेथड है जो पूरा कैलकुलेट करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, कि बिजनेस प्रॉफिटेबल भी होगा या नहीं। कैसे? कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है, मतलब हम पैसे डालेंगे लेट्स से 10 रुपए, ठीक है, और 10 रुपए डाले जो है वो मैंने 10% की ब्याज पे डाले हैं, तो मतलब मेरे 11 रुपए खर्च हो रहे हैं। अगर मैं 11 रुपए से ज्यादा नहीं कमा रही हूँ तो मैं पैसे डालूंगी ही नहीं। ओके, तो रेट ऑफ रिटर्न जब आप निकाल रहे होते हैं IRR से, उससे NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर से जब मैं डिस्काउंट कर रही हूँ, फ्यूचर का 10 रुपए आज का शायद 12 रुपए है, फ्यूचर में जो 10 रुपए है वो हमारा 10 रुपए आज नहीं है, वो कम हो जाती है वैल्यू, है ना। तो हम NPV को यहाँ पर 0 मान लेते हैं। तो हम NPV को 0 मान लेते हैं, धीरे धीरे जाएंगे, प्रोसेस करने में हो सकता है पॉइंटर्स टाइम लगे, बट घबराना नहीं है। यहाँ से लेके पूरा मॉड्यूल बी और पूरा मॉड्यूल सी ऑलमोस्ट इसी तरीके से चलेगा, बट धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। अभी जो मैं बात बोल रही हूँ उसको सिर्फ प्रोसेस कीजिए। IRR डिपेंड करता है टाइमिंग पे एंड अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज पे। इस वजह से ए करेक्ट है। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो जितने पैसे जल्दी मिलेंगे आप उसको, वो आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि आप उसे इन्वेस्ट करके पैसे कमा पाएंगे। यस, मनी रिसीव सूनर इज मोर वैल्यूएबल बिकॉज इट कैन बी री इन्वेस्टेड टू अर्न मोर। अब समझ में आया? तो हो सकता है ऊपर बातें हैवी लग रही हो, बट जैसे जैसे हम धीरे धीरे आगे जाएंगे ना, बिल्कुल घबराना नहीं है। जहां पर भी लगे मैम समझ नहीं आ रहा, या तो हम मेरे से कमेंट बॉक्स में बात करेंगे या CM में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे बात करेंगे, ठीक है। आयर मेथड ज्यादा वेटेज देता है कैश फ्लोज को दैट अकर अर्लियर इन द प्रोजेक्ट, एंड देयरफॉर ए हमने चूज किया है। नेक्स्ट क्या है? अर्ली कैश इनफ्लोज। अगर प्रोजेक्ट में हेवी कैश फ्लोज हैं अर्ली स्टेजेस में, तो IRR विल बी हायर because those inflows have more time to contribute to returns, क्योंकि वो पैसे आपके पास पहले आ गए ना, तो आपके जो ओवरऑल रिटर्न है उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएगा। लेटर कैश इनफ्लोज, मान लेते हैं ऑप्शन सी लेते हैं, तो वैल्यू कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी जब मैं उसे डिस्काउंट बैक करूंगी। कि मान लेते हैं मेरे दोस्त आज आज मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और यही मान लेते हैं 10 रुपए मुझे 2 साल बाद मिलेंगे, तो ऑफकोर्स मेरे पास कम वैल्यू आ रही है ना इस, और यहाँ पे IRR लो हो जाएगा। फिर ने क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हर साल इवनली आ रहा है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, हो सकता है, बट हम बी नहीं ले रहे हैं, हम ए ले रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि IRR में भी हाई, लो से तो हाई होगा बट हाईएस्ट नहीं होगा, इसलिए IRR हम वो चूज करते हैं, या वो प्रोजेक्ट चूज करते हैं जहाँ पे IRR हाईएस्ट है, मतलब इनिशियल ईयर्स में ज्यादा पैसे आ रहे हैं, इनिशियल में कैश फ्लो है ज्यादा है जहाँ। Am I clear to everybody? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। While evaluating cash investment proposal, time value of money TVM is used in which of the following techniques? TVM आप यूज करते हो NPV में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे लेते हैं, जैसे आपने कैश फ्लोज बोले, इनिशियली जो कैश आउटफ्लो हुआ है लेट्स से वो हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है। फिर जो कैश इनफ्लो हुआ है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ओके, वो दे रखा है लेट्स से 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रखा है डिस्काउंटिंग, मैंने डिस्काउंटिंग पढ़ा रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ। डिस्काउंटिंग मान लेते हैं 10% के हिसाब से। कैसे कैलकुलेट करोगे? देखिए यहाँ पे ऊपर M का बटन आ रहा है, दिख रहा है ऊपर M, क्या करेंगे? MRC को 2 बार दबाएंगे, M गायब हो गया। ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन शॉर्ट ट्रिक्स पे से कैसे करना चाहते हैं, तो यहाँ से हमें मेमोरी M को क्लियर करना है। कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू 0.91 बोल देते हैं, 909 है,
ओके, या 0.909 ही लेते हैं, थोड़ा सा एग्जैक्ट नंबर आया। नेक्स्ट फिर से इक्वल टू दबाया मैंने और कुछ भी नहीं किया, इक्वल टू दबाया 0.826, फिर से इक्वल टू दबाएंगे 0.751, फिर से इक्वल टू दबाएंगे 0.683। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आया 50,000 into 0.909 equals to 45,450. 60,000 into 0.826 equals to 49,560. 70,000 into 0.751 equals to 52,570. And 80,000 into 0.683 equals to 54,640. अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 45,450 प्लस 49,560 प्लस 52,570 प्लस 54,640, ये बना 2,02,220 रुपए। सट गए कितने आपके, 1,00,000 रुपए आ रहे हैं इतने। तो क्या इस बिजनेस में आप पैसे डालोगे? डिस्काउंटिंग करने के बाद भी अगर हम टाइम वैल्यू को भी कंसिडर कर ले रहे हैं, तो क्या आप ऐसे बिजनेस में पैसे डालना चाहोगे? बिल्कुल डालना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1,02,220 रुपए का मुनाफा हो रहा है। ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने? एनपीवी मेथड से। ए में से बी को माइनस कर दिया, ए में से बी को माइनस, सॉरी बी में से ए को माइनस, मतलब बेसिकली पॉजिटिव, इसको ऐसे बी में से ए को माइनस कर दिया, फिर आपका इनफ्लो आया उसको आउटफ्लो से माइनस कर दिया, एनपीवी पॉजिटिव है, ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड एज अ कॉस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। देखो मैंने आपको क्या बोला, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आया, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे पास ईबीआईटी आया, उसमें से इंटरेस्ट माइनस किया तो ईबीटी आया, उसमें से टैक्स माइनस किया तो ईएटी आया, और उसमें वापस हमने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन। बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन किस में इंक्लूड करी जाती है कॉस्ट की, जैसे कहने का मतलब है कि ये तो नहीं हो रहा है बट ये हो रहा है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक जगह ऐसा आएगा, अलग अलग टेक्निक्स है हमारे पास कैलकुलेट करने की कि हमारे को डिसीजन मेकिंग, कैपिटल डिसीजन कैसे करना चाहिए। उनमें से एक ऐसा टेक्निक है जहां डेप्रिसिएशन ऊपर माइनस तो करते हैं बट नीचे प्लस नहीं करते हैं, एंड दैट हैपेंस इन एआरआर, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में करते हैं। और आने वाले सेशन में मैं यहाँ से न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। अभी मैं कंसेप्ट जितने सेपरेटली करा सकती हूँ मैं सेपरेटली करा रही हूँ, कुछ कंसेप्ट में क्वेश्चंस के थ्रू करा रही हूँ, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको कंप्यूट करना है एनपीवी, जहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1,00,000 रुपए, फर्दर जो पैसे आए हैं फर्स्ट ईयर में 55,000, सेकंड में 80,000, थर्ड में 50,000, और यहाँ पर 10% के हिसाब से ऑलरेडी आपको ये गिवन है। अगर नहीं गिवन होंगे तो सिंपल क्या करा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, क्योंकि ये 10% है। अगर ये 10% की जगह 9% होता 0.09 लेते, अगर 8% होता 0.08 लेते, अगर 12% होता तो 0.12 लेते। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1.10 इक्वल्स टू 0.909 इक्वल्स टू 0.826 इक्वल्स टू 0.751, और ये दे रखा है ऑलरेडी। तो क्या कर रहे हैं हम, सिंपल क्या कर रहे हैं, 55,000, 80,000, 15,000 into 0.909, 0.26, 0.751, जो अमाउंट मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये बी है, और ए हमारे पास है 1,00,000। अगर पॉजिटिव अमाउंट आ रहा होगा बी में से ए को माइनस करके तो हम इस बिजनेस में पैसे डालेंगे, नहीं आ रहा हो तो नहीं डालेंगे। तो मैम हर बार इतना सारा कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ, तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालोगे आप, 55,000 into 0.909 इक्वल्स टू एम प्लस, मेमोरी में डाल दिया मैंने, 80,000 into 0.826 इक्वल्स टू मेमोरी में डाल दिया मैंने, 15,000 into
751 इक्वल्स टू मेमोरी में डाल दिया मैंने और मेमोरी रिकॉल कर ली, तो ये बन गया 1,27,340। क्या है? 1,27,340। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो बना 27,340 एंड दैट इज योर एनपीवी। यही आपका एनपीवी। तो क्या है शॉर्टकट? ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। शॉर्ट ट्रिक इज देयर ऑन योर स्क्रीन। जो इंडिविजुअल ये आपको दे रखे हैं अभी, इसलिए आपने मल्टीप्लाई कर पाया। ऐसा भी होगा जब ये दे नहीं रखे होंगे, तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम। आपने ऐड टू मेमोरी क्या है? एम प्लस, मतलब इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू दबाना है। मैं इक्वल्स टू इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मैं आने वाले सेशंस में आपको शॉर्ट ट्रिक्स और दिखाऊंगी तो कहीं कहीं इक्वल्स टू भी नहीं दबाना होगा। ओके, यहाँ पे भी एम प्लस, यहाँ पे भी एम प्लस, यहाँ पे भी एम प्लस एंड देन एम आर सी। मेमोरी को रिकॉल कर लेंगे, उस मेमोरी रिकॉल में से इसको माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा व्हाट? योर आंसर कम्स टू 27,340। हमने ऊपर निकाल लिया। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? यस। अब कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन आ रहा है, दैट हैपेंस टू बी एमबी। इजी। अब पे बैक पीरियड मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कितने पैसे आपके हर साल आ रहे हैं और टोटल कितना पैसे गया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एनुअल इन्वेस्टमेंट के साथ डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। जो टाइम लगने वाला है इनिशियल पैसे वापस आने में, अगर इनिशियल पैसे 20 लाख रुपए गए हुए हैं और हर साल 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो 20 लाख को 3 लाख से डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने साल में पैसे आ जाएंगे आपके। 6.6 ईयर्स में पैसे आ जाएंगे वापस। ये तब जब हर साल इक्वल आ रहे हैं, मान लेते हैं हर साल अलग अलग पैसे आ रहे हैं, फिर क्या करोगे? ये तो जब इवन पैसे आ रहे हैं, यूनिफॉर्मली पैसे आ रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है ना कि एक साल 3 लाख आए, अगले साल 5 लाख आए, उसके अगले साल 10 लाख है, फिर क्या करोगे? तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव नेट कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट किया जाता है until they are equal to the initial investment। मतलब ऐसे मान लेते हैं पहले साल में 20,000 आए, फिर 50,000 आए, फिर 1 लाख आए, फिर 2 लाख आए, और इनिशियली जो पैसे गए हुए थे, लेट्स से वो गए हुए थे 2,50,000 गए हुए थे, 2,50,000 गए हुए। ठीक है, दिस वॉज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और ये हर साल 1 2 3 4 पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको इसके साथ ऐड करो तो ये 70,000 हुआ, इसे इसके साथ ऐड करो तो ये 1,70,000 हुआ, और इसे इसके साथ ऐड करो तो ये 3,70,000 हो जाएगा। बट पैसे कितने गए हुए हैं? 2,50,000। इसका मतलब समवेयर इन 4th ईयर, है ना, समवेयर इन द 4th ईयर, 3+ ईयर्स में, 3+ ईयर्स में आपके पैसे वापस आ जाएंगे, 3+ ईयर्स में पैसे आपके वापस आ जाएंगे। ओके, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। इनिशियली 1 लाख रुपए लगाए थे, इनफ्लो फर्स्ट ईयर में 30,000 है, फिर 40,000 है, फिर 30,000 है, तो 30 + 40 इज 70, 70 + 30 इज 1 लाख। तो 3 साल में पैसे आ रहे हैं। इट इज 3 years दैट यू आर गोइंग टू टेक टाइम। ठीक है, मान लेते हैं एडिशनल 30,000 रुपए अचीव हो रहे हैं। समथिंग इज रॉन्ग हियर। इसको ऐसे लेते हैं। अगर मैं सिंपल क्यूमुलेट करती हूँ, इवन इफ आई सिंपली क्यूमुलेट, तो 3 years में हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। चीजों को ऐड करिए तो 1 लाख रुपए आ जा रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम ऑलरेडी कर लिए है ना, वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन, ऑलरेडी डन। और इसका पे बैक भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया था। नेक्स्ट क्या है? कैश इनिशियल का कैश आउटले है 2 लाख रुपए का, और ये फिर इनफ्लोज आ रहे हैं। ठीक है, तो पे बैक कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,40,000 प्लस 60, 1,40,000 प्लस 60 इक्वल्स टू 2 लाख रुपए। तो मतलब 3rd ईयर में पैसे आ जाएंगे, 3rd ईयर में पैसे आ जाएंगे।
यस, आ गया ना 30 ईयर पैसे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, हेंस बैक के जो पे बैक पीरियड वो क्या हो जाएगा, 3 इयर्स हो जाएगा। सपोज मान लेते हैं इनिशियल आउटले जा 2,05,000, 2 लाख की जगह इनिशियल आउटले था 2,50,000 तो पे बैक पीरियड क्या होगा इसके और इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पर 2,20,000 है और यहाँ 2 लाख है। कैसे एग्जैक्टली निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, 2 लाख तो 3 इयर्स में आ जाएंगे, तो 3 इयर्स तो हो ही जाएगा, 3 इयर्स प्लस हाउ मेनी मंथ्स। तो उसके लिए क्या करोगे, जो बैलेंस है, मतलब 2 लाख तो आ गया, 5,000 बैलेंस है, इसको डिवाइड कर दोगे नेक्स्ट ईयर के साथ, जिस ईयर में वो आने वाले हैं। फोर्थ ईयर में आए हुए हैं 20,000 रुपए, डिवाइड करोगे तो 3 + 3 एंड 3 इयर्स एंड 25, 3.25 ईयर्स में आपके पैसे आ जाए। एम आई क्लियर, 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स में आपके पैसे आ जाएंगे। एम आई क्लियर, आर वी गुड? और यही मान लेते हैं ये पैसे होते हैं, लेट्स से इनिशियल आउटले था 2,10,000 का, मान लेते हैं एग्जाम्पल। तो कैसे होता, 3 इयर्स में तो हमारे 2 लाख आ गए हैं। अब फोर्थ ईयर में हमारे पास 20,000 रुपए आ रहे हैं। ओके, तो आप क्या करोगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो 10,000 आया। इस 10,000 को आप डिवाइड किसके साथ करोगे, 20,000 के साथ, तो कितना आ गया, 0.5 इयर्स। तो 3 इयर्स, नो सॉरी, आप इसे डिवाइड करोगे, हाँ सही है सही, 3 इयर्स एंड 3.05 years basically, that's your answer. 3 years and 6 months या 3.50 years में आपका पे बैक पीरियड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने 20,000 के साथ 50 को डिवाइड किया था क्योंकि दिस वाज द अमाउंट, वैसे ही हमने 20,000 को इसके साथ डिवाइड कर दिया क्योंकि दिस इज द अमाउंट। आर वी गुड बैंकर्स? यस, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अब ARR क्या है बात करते हैं। ARR एक ऐसा मेथड है दोस्तों जिसे आप एवेल्युएट करते हो कि कंपनी या जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल होगा बाय एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट या एवरेज इन्वेस्टमेंट। अनलाइक अदर मेथड्स, यहाँ पे ARR फोकस करता है अकाउंटिंग डेटा पे। क्योंकि अकाउंटिंग डेटा है इसलिए आप डेप्रिसिएशन माइनस तो कर रहे हो, वापस प्लस नहीं कर रहे, rather than cash flows, and is widely used it due to its simplicity and accessibility। इसलिए यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन को माइनस तो करते हो बट डेप्रिसिएशन को प्लस नहीं करते हो। Give me a moment guys। तो फॉर्मूला क्या है ARR का? ARR का फॉर्मूला है, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर दोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। या फिर आप अगर मान लेते हैं एवरेज इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर रहे हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जगह एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। तो एवरेज कैसे निकालोगे, आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट था लेट्स से 1 लाख रुपए, ठीक है, और जब सामान बेचा तो आपको एंड में जो बचा सैलवेज आया लेट्स से 10,000 रुपीज, तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज निकल आएगा। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द एवरेज अमाउंट। अगर क्वेश्चन में एवरेज के बारे में बात हो रखी है तो ऐसे एवरेज निकालते हैं। अगर क्वेश्चन में एवरेज के बारे में बात नहीं हो रही, सिंपल आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। जितनी बार आप ये नोट्स देखेंगे उतनी बार आप ये कंसेप्ट को ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ये नोट्स जरूर पढ़ने, एग्जाम से पहले भी पढ़ने हैं, चाहे मैं आपके साथ मैथ्स भी कर रही हूँ। यस, जैसे मान लेते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए, एनुअल लाइफ थी 4 इयर्स, एस्टिमेटेड प्रॉफिट थे 20,000, 40,000, 50,000, 30,000। ये प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स के लिए कैसे निकालोगे, सारे इन्वेस्टमेंट जो हर साल इनफ्लोज आ रहे हैं कितने साल के लिए, 4 इयर्स के लिए, तो अमाउंट आ जाएगा 35,000 रुपीज एवरेज एनुअल प्रॉफिट। क्योंकि 4 साल है इसलिए 4 से डिवाइड करा, क्योंकि 4 इयर्स, अगर मान लेते हैं 5 इयर्स होते तो 5 ईयर से डिवाइड, 5 से डिवाइड एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालते हैं। प्रोजेक्ट वाई में 20,000 है इनिशियल खर्चा, 4 साल का है, 25, 35, 45, 15 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज पता चल जाएगा। ये एवरेज आ गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 2 लाख रुपए और सबने एवरेज निकाल लिया है। एवरेज एनुअल
अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इस इन्वेस्टमेंट के साथ, इन 200 कर देंगे एंड यू विल बी सॉर्टेड। यस, तो एवरेज हमने निकाल लिया 35,000 एनुअली डिवाइड करें इनिशियल के साथ इन 200 एंड यू गेट द आंसर। Am I clear to everybody? प्रोजेक्ट ए एक्स में 17.5 ARR है, प्रोजेक्ट वाई में 15% ARR है। कहाँ पे ज्यादा है? ऑफकोर्स यहाँ पे ज्यादा है, तो आप प्रोजेक्ट एक्स चूज करेंगे। हायर ARR चाहते हैं ना आप? Am I clear guys? चलिए, एनपीवी मैंने ऑलरेडी समझा दिया है, एक ऐसा मैट्रिक है जो इवेल्युएट करना सिखाता है कि कितना प्रॉफिटेबल होगा इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आज 1 लाख रुपए डाल रही हूँ और मेरे पास 5 साल में मिलाकर 5 लाख रुपए आने वाले हैं, ठीक है, डिस्काउंटिंग करने के बाद लेट्स से 4 लाख रुपए आने वाले हैं, और इनिशियली 1 लाख रुपए गए हुए, 3 लाख का मुनाफा होने वाला है, 3 लाख का मुनाफा होगा, मैं लूंगी इस बिजनेस में पैसे डालूंगी। यस, और मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट में 3 लाख आ रहा है, एक में 3.5 लाख, तो मैं 3.5 वाला चूज करूंगी। ये रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस, कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ उसे माइनस कर देते हैं। एनपीवी अकाउंट करता है टीवीएम, बोले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और एम्फोसाइज करता है कि जो आज पैसों की वर्थ है वो ऑफ कोर्स ज्यादा है फ्यूचर के पैसों से। यस, तो आप इसका फॉर्मूला लगाते हैं, नेट कैश इनफ्लोज को टाइम जो भी है डिवाइड करते हैं 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न रेज द पावर टी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, हम सिंपल डिस्काउंटिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट बिकम्स इजियर, और एंड में इन्वेस्टमेंट के साथ माइनस कर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट से माइनस कर। ओके, कैपिटल राशनिंग एक पॉइंटर है, मतलब यहाँ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हो इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि आपके पास पैसे इतने तो है नहीं ना, जो जहां से ज्यादा मुनाफा होगा वहां डालेंगे पैसे। तो स्ट्रैटेजी जब आप रेशनिंग कर रहे होगे, आप चाहोगे कि आईआरआर हाई हो, डिस्काउंटिंग रेट स्ट्रिक्टेड हो गया, ओके, कि कितना डिस्काउंट हो सकता है, और लिमिटिंग प्रोजेक्ट्स टू दोज विद हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडाइसेस। प्रॉफिटेबिलिटी इंडाइसेस मतलब प्रॉफिट कमाने के चांसेस जहां ज्यादा है, आप वहां पैसे डालना चाहो। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इसको आप कैलकुलेट करते हो, जो भी डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज है उनका सम डिवाइडेड बाय, अगर इनिशियल कैश आउटफ्लो दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के साथ, जैसे भी क्वेश्चन में दे रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 3 प्रोजेक्ट है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो है 550, 75 और 1,20,00,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब सपोज जो डिस्काउंटेड सम है इनफ्लोज का वो है 6,95,000 और 1,30,00,000 रिस्पेक्टिवली। अब कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो 6.5 को डिवाइड करोगे 550 से, 95 को डिवाइड करोगे 75,000 से, और 1,20,00,000 को डिवाइड करोगे 1,30,00,000 के साथ। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ आ रही है? इट कैन बी सीन दैट इन एब्सोल्यूट टर्म्स प्रोजेक्ट 3 गिव्स द हाईएस्ट कैश इनफ्लोज, yet its profitability index is low। सबसे ज्यादा पैसे 1,30,000 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? थर्ड से ना, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो यहाँ कम है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो हमारे को P2 में दिख रहा है, या सेकंड प्रोजेक्ट में दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 एंड प्रोजेक्ट 3। तो प्रोजेक्ट 2 में सबसे ज्यादा ये हमारे को दिख रहा है, दिस इज बिकॉज जो आउटफ्लो है वो बहुत ज्यादा है, इनफ्लो तो ज्यादा है बट आउटफ्लो भी ज्यादा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है जो आप इस्तेमाल करते हो कि मुझे इस बिजनेस में पैसे डालने हैं या नहीं डालने। ओके, एंड विद दिस यूनिट 9 इज डन। अगर यूनिट 9 आपको समझ में आई है तो बैलेंस एबीएफएम इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपके लिए मैक्सिमम चीजें लेकर आऊं, ठीक है। और जहां पे भी कहीं भी कंफ्यूजन हो, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं, आप मेरे से यहाँ भी बात कर सकते हैं, सेम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप पे भी बात कर सकते हैं। ओके, विद दिस माय डियर बैंकर्स आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर फ्रेंड टीचर signing off for today. Bye bye.